हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2004 में आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू वाडे रूल द स्ट्रक्चर ऑफ B10C2H12 एंड B9C2H11-2 रेस्पेक्टिवली। मीन्स इन बोरेंस की स्ट्रक्चर अपने को पता करनी है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ बोरेंस होती हैं। टाइप ऑफ बोरेंस, ठीक है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइप है वो क्लोजो, सेकंड हो गया नीडो, थर्ड क्या हो गया अरेक्नो, फोर्थ हो गया हाइफो और फिफ्थ हो गया क्लेडो, ठीक है। इसके लिए क्या होता है BnHn-2 क्लोजो के लिए। नीडो के लिए क्या होगा BnHn-4। अरेक्नो के लिए BnHn-6। हाइफो के लिए क्या होगा BnHn-8 और क्लेडो BnHn-10। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ बोरेन से ये अपने को याद होना चाहिए। जैसे ही अपने को ये याद होगा तो अपन इस बोरेंस की टाइप ऑफ बोरेंस निकालने के लिए निकालेंगे। तो वो देखिए B10C2H12 है। तो जो C होता है, जैसे कार्बन और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं नीचे के ग्रुप्स के, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, लेड हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। इनको अपन BH से डिनोट कर सकते हैं। बोरोन वाले को बोरोन से और नेक्स्ट वाले को BH से। फिर नेक्स्ट वाला जो कार्बन हो, जो नेक्स्ट कार्बन के जो नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसके लिए कहेंगे BH2। तो एक कार्बन मीन्स BH। तो देखिए B10 एक कार्बन के लिए BH हो गया, तो दो कार्बन है तो 2 लगा देंगे और H12। तो B10 B2 H2 H12 क्या लिख दिया B12 H14। तो जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं बोरोन से उनको अपन रिमूव करेंगे। तो B12 H12 -2। ठीक है, जितने हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उतने ही क्या आ जाएंगे ऊपर माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया -2 है, मीन्स BnHn-2 होगा तो कौन सा बोरेन होता है क्लोजो बोरेन होता है। तो ये कौन सा बोरेन हो गया क्लोजो बोरेन। नेक्स्ट जो अपना दिया हुआ है वो देखिए B9C2H11-2। इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे B9C मीन्स BH और BH कितने हैं C2, तो C यहाँ पे भी 2 लगा देंगे H11-2। तो B9 B2 H2 H11-2। तो 9 10 11 हो गया, तो बोरोन कितने हो गए 11 और हाइड्रोजन कितने हो गए 13 और यहाँ पे -2। अब जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स है वो क्या लिख देंगे अपन रिमूव करेंगे और उतना ही क्या आ जाएगा ऊपर माइनस। तो B11 H11, तो दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा -2 और 2 होगा और पहले से 2 है तो कितना हो जाएगा टोटल -4। तो जैसे ही BnHn है और इसके ऊपर क्या आ रहा है -4 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा बोरेन होगा नीडो बोरेन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे क्लोजो एंड नीडो अपना आंसर आया है, तो आंसर क्या हो गया सी। गेट 2010 का क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ मार्क्ड हाइड्रोजन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके अंदर एक हाइड्रोजन को मार्क किया हुआ है। तो इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद में यदि इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इनसे क्या निकालेंगे अपन हाइड्रोजन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन निकालने के बाद में इनकी एसिडिटी का ऑर्डर अपने को निकालना है। तो देखिए फर्स्ट के अंदर जैसे यहाँ से अपन ने हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड के अंदर देखिए सेकंड के अंदर जैसे ही अपन हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बेंजीन रिंग ऐसे की ऐसे। ठीक है, थर्ड के अंदर देखिए
जैसे ही ये जो हाइड्रोजन है मार्क किया हुआ है, इसको अपन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये पेंजिनिंग, पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जैसे ही अपन H प्लस निकालेंगे, नहीं, अब क्या देखेंगे ना है, H प्लस निकालने के बाद में इन तीनों मॉलिक्यूल्स की अपने को स्टेबिलिटी देखनी है। और ये स्टेबल, जो ये नेगेटिव आयन है वो किस तरीके से स्टेबल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉन्जुगेशन, या अपन कह सकते हैं इसके अंदर रेजोनेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, और यहाँ पे है एरोमेटिसिटी के साथ साथ क्या है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, ये वाला स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके अंदर दो फैक्टर हैं जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा, मीन्स थर्ड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में एरोमेटिक होता है, वो डोमिनेंट होता है ऑन कॉन्जुगेशन पे, तो सेकंड, और बाद में फर्स्ट। तो ऑर्डर क्या हो गया एसिडिटी का, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो आंसर क्या हो गया, सी। लेकिन इसके अंदर एरोमेटिसिटी आई कैसे, तो देखिए ये देख लेते हैं। जैसे अपन ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसके दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन इसके, दो इसके, और दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ B5H5-2, B5H9 एंड B5H11 रेस्पेक्टिवली, मीन्स टाइप ऑफ बोरेंस इसके अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाला सॉल्व करते हैं, B5H5-2, तो ये जस्ट लाइक किसके है, BnHn-2। जब ऐसा होता है तो ये कौन सी बोरेन होता है, क्लोजो बोरेन होता है। नेक्स्ट है B5H11, तो जितने बोरोन है उससे एक्स्ट्रा जो भी हाइड्रोजन होंगे वो रिमूव करेंगे, और उसके अंदर चार्ज के रूप में उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, B5H5, ठीक है, B5H5 क्या आएगा, -6। तो ये कौन सा बोरेन हो गया, जब -6 होता है तो अरेक्नो बोरेन होता है, अरेक्नो। ये अपना थर्ड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, और जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है कौन सा है, B5H9। जब इसको अपन चेंज करेंगे तो B5H5 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, -4। जितने हाइड्रोजन रिमूव करें वो चार्ज के रूप में, और जब -4 होता है मीन्स BnHn-4 होगा, तो इसको कौन सा बोरेन कहते हैं, नीडो बोरेन। तो अपना आंसर क्या होगा, क्लोजो नीडो अरेक्नो। तो क्लोजो नीडो अरेक्नो, ये थर्ड जो ऑप्शन है वो अपना आंसर हो गया, जिसके अंदर 3 बोरेन अपने को टाइप ऑफ बोरेन्स काउंट करने थे, निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2009 में आया हुआ है, इन दी रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन, ये कोई रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड का K2 है, और इससे जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जेड से फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर क्या है, रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K3। हियर K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट कांस्टेंट, एंड इसके अंदर देखो K2 इज ग्रेटर देन K3, मीन्स जो ये वाली रिएक्शन है वो क्या होगी, फास्ट होगी, और ये वाली रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो द ओवरऑल रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ P कैन बी एक्सप्रेस्ड, को क्या निकालना है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट काउंट करना है। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, x से y बन रहा है, सॉरी x प्लस वाई से क्या बन रहा है, z बन रहा है, और ये K1 है, और ये क्या है, K2, इससे एक z, और ये फिर z है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो गया, K3। ये क्या है, रिएक्शन फास्ट, और ये क्या होगी, स्लो। क्यों, क्योंकि अपने को दिया हुआ है कि K2 इज ग्रेटर देन K3, ठीक है। तो
तो सबसे पहले इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, जिसके लिए प्रोडक्ट का बनना, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट जिसके अंदर क्या बन रहा हो, पी बन रहा हो। तो देखिए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K3Z। फिर यहाँ पे क्या है, Z इंटरमीडिएट के रूप में बन रहा है, तो इसके लिए अपन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। या ये क्या है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जिसके अंदर दोनों तरफ रिएक्शन चल रही है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इसके थ्रू अपन क्या काउंट कर सकते हैं, Kc। ठीक है, तो Kc इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट K1, तो K1 डिवाइडेड बाय K2, या आगे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन Z की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय X की कंसंट्रेशन इंटू Y की कंसंट्रेशन। इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, Z की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K1 X की कंसंट्रेशन Y की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई K2। ये मान लीजिए रिएक्शन नंबर 2 है। इस रिएक्शन नंबर 2 की वैल्यू है अपन इस 1 के अंदर रख देंगे। मीन्स Z की वैल्यू अपने को किसके अंदर रखनी है, रिएक्शन 1 के अंदर जो Z की कंसंट्रेशन है। तो क्या हो गया, K3 K1 डिवाइडेड बाई K2 X की कंसंट्रेशन इंटू Y की कंसंट्रेशन। तो अपने को ये वाली चीज़ पूछी है, सिर्फ आगे की रिएक्शन नहीं पूछी है। तो इसमें K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K2 आ रहा है। तो देखिए K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K2, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो गया, A। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट इसके अंदर कैसी कैलकुलेट करोगे, तो ये K1 डिवाइडेड बाई K2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये इसके अंदर मेन स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2008 में आया हुआ है। फॉर द रिएक्शन, मीन्स ये रिएक्शन है जिससे 2x3 से 3x2 फॉर्मेशन हो रहा है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, मीन्स जो x2 है या प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन की रेट क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। आंसर देखिए इसका, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे 2x3 से 3x2। तो ये वाले रिएक्टेंट्स हो गए, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2, मीन्स जो x2 जो प्रोडक्ट है उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन काउंट अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, dx2 डिवाइडेड बाई dt। अब इसके लिए क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए प्रोडक्ट के अंदर जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो पॉजिटिव, और रिएक्टेंट के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 dx3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू 1/3। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा फॉर्मेशन होता है तो इंक्रीज होती जाती है इसकी कंसंट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, dx2 डिवाइडेड बाई dt। काउंट अपने को निकालना क्या है, या कैलकुलेट क्या करना है, dx2 डिवाइडेड बाई dt। तो देखो dx2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू, ये 3 क्या जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 dx3 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, जैसे -3/2 dx3/dt। तो देखिए -3/2 क्या देखना है, तो 3/2 माइनस dx3/dt, या अपन इसको -3/2 dx3/dt लिख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2011 में आया हुआ है। फॉर ए गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/4 its initial value in its 10 minutes the rate constant of the reaction। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला
लिख लेंगे। तो के इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स यहाँ पे क्या दिया 1/4 और मान लीजिए अपन इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं 1 और टी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो मिनट्स के अंदर लिख देंगे 2.303 डिवाइडेड बाई टी 1/14 और यहाँ पे लोग आएगा लोग 1/14। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो देखिए 2.303 डिवाइड बाई 10 लोग 4। लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लोग 2 की पावर 2 और इसको 2.303 डिवाइड बाई 10 2 लोग 2 और लोग 2 की वैल्यू क्या होती है 2.303 डिवाइडेड बाई 10 2 इंटू 0.3010 ये 2 की वैल्यू हो गई। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1386 और ये मिनट के अंदर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके अंदर मिनट इनवर्स तो 0.1386। तो ऑप्शन देखिए इसके अंदर 0.1386 मिनट इनवर्स है इसमें। तो ये अपना ये वाला आंसर आ गया 0.1386 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा उसकी हाफ लाइफ क्या होगी ये फॉर्मूलाज अपने को याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2005 में आया हुआ है द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विच फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मीन्स ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो अपने को सबके लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। तो देखिए सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए काउंट करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले नीटा5H5C5H5 लिगेंड है जो क्या देगा 5 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इसके लिए लिखेंगे अपन 5 और आयरन के अंदर टोटल बैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। एक कार्बोनिल लिगेंड होता है वो न्यूट्रल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल 4। तो 8 + 5 + 4 और इसमें कोई भी मेटल बॉन्ड नहीं है इसलिए वो अपन काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन ए के अंदर। तो जो फर्स्ट है वो अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी नीटा5 C5H5 मोलिब्डेनम और ये कार्बोनिल लिगेंड है और इसके कितने लिगेंड है 3 लिगेंड है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर देखते हैं तो नीटा5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मोलिब्डेनम है इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 और 3 कार्बोनिल लिगेंड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर भी क्या है कोई भी मेटल बॉन्ड नहीं है इसलिए इसके अंदर मेटल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके अंदर टोटल आएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो रूल है वो फॉलो नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं नीटा5 C5H5 की होल ट्वाइस कोबाल्ट है। तो एक जो नीटा5 C5 है वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 है 2 लिगेंड है ऐसे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन प्लस कोबाल्ट के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन तो टोटल कितने हो गए 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा। अब फोर्थ ऑप्शन के अंदर देखिए नीटा5 C5H5 RE नीटा6 C6H6 नीटा6 है मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नीटा5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 + 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं इस लिगेंड के तो 6 हो गया। और जो रीनियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है वो डी वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना इस क्वेश्चन का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन CO कार्बन मोनोऑक्साइड एट 0 केल्विन इज अराउंड, और जूल पर मोल के अंदर अपने को एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो रेजिडुअल एंट्रोपी होती है उसका फॉर्मूला होता है S=R ln W, और W क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसके अंदर अपन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखते हैं तो वो होते हैं 2। तो क्या लिखेंगे, R ln 2। ठीक है, R अपना गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती है जूल पर केल्विन 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और ln 2। ठीक है, 8.314 ln 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको log 10 के अंदर ले लेंगे तो इसकी ln 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो अपनी कितनी आएगी, 5.76 जूल पर मोल। ठीक है, तो ये अपना 5.76 जूल पर मोल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होगी, जूल पर मोल के अंदर पूछ सकता है, किलो जूल पर मोल के अंदर इसको चेंज करवा के पूछ लेगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, D 5.76 जूल पर मोल। ओके गाइस, थैंक यू।